जैसे कि देख रहे तो जैसे आपने जाना कि डीसी पावर सप्लाई के बारे में, तो इसके साथ जो केबल हमारा कनेक्टेड होता है, इसमें आप मल्टीपल एक यूनिवर्सल होता है और इसके अंदर आप मल्टीपल कनेक्टर लगा करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैपटॉप को इससे आप ऑन कर सकते हो। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जितने भी हमारे पास लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए जितने भी टूल्स चाहिए होता है और जितने भी हमारे टूल्स हैं, तो एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा कि उस टूल्स का क्या वर्क होता है और किस पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता है। तो उस सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि उस टूल का वर्क क्या होता है और कैसे उसे यूज करना होता है। तो वो आगे वीडियो में आपने कई सारी चीजें देखा भी होगा कि किस तरीके से यूज किया जाता है। आज मैं बेसिकली ओवरव्यू देने वाला हूँ जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उस टूल्स का क्या वर्क होता है और कैसे हमें उसका यूज में लाते हैं। हम लोग देखते हैं इस तरीके से देखेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे एक हमारे पास मशीन है जिसको हम बोलते हैं डीसी मशीन। तो यानी डीसी पावर सप्लाई जो होता है, एक तरीके से ये मल्टी एडाप्टर का काम करता है, जो कि मान लीजिए कि कई सारे हमारे पास लैपटॉप या आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई अपना शॉप ओपन करते हैं, तो उस जगह पे आपके पास दिन में अगर मान लीजिए 10 लैपटॉप भी रिपेयर होने के लिए आता है, तो सभी कस्टमर का आप अडेप्टर को नहीं रख सकते अपने पास। तो इस तरीके से सारे अडेप्टर जो होते हैं तो हम नहीं ले सकते उसके साथ। तो कई सारे होते हैं जो अडेप्टर खराब है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस जगह पे हमें रिपेयरिंग होल्ड करनी पड़ती है। तो ये मशीन जो है, मशीन के जरिए आप ये चीजें जान सकते हो कि लैपटॉप में कोई भी लैपटॉप है तो पावर कनेक्ट करते ही लैपटॉप की जो भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम समझ देते हैं कि बोर्ड में उससे रिलेटेड क्या कौन से सेक्शन फॉल्ट होगा और क्या उसमें बोर्ड क्या वो रिपेयर होने लायक भी है या नहीं होने लायक है। तो वो सारी चीजें मशीन के एम्पियर से हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसकी पूरी डिटेल में जाना है तो आप हमारे मल्टीटेक के वीडियोस को देखिए और उसके कई सारे राजकुमार कुशवाहा नाम से चैनल जो है उस पर देखिए। इसके पूरी डिटेल में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे। जैसे कि देख रहे तो जैसे आपने जाना कि डीसी पावर सप्लाई के बारे में, तो इसके साथ जो केबल हमारा कनेक्टेड होता है, इसमें आप मल्टीपल एक यूनिवर्सल होता है और इसके अंदर आप मल्टीपल कनेक्टर लगा करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैपटॉप को इससे आप ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं डीएसओ मशीन की। तो डीएसओ मशीन का जो यूज होता है, जो जनरली हम लोग क्लॉक चेक करते हैं, यानी आरटीसी सेक्शन चेक करते हैं या कोई फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, क्लॉक चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं, तो उस समय हमें इस चीज का यूज करना होता है जिसको डीएसओ मशीन कहते हैं। डीएसओ मशीन के जरिए जितना भी सिग्नल होता है, उन सभी सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को, डेटा को, इस क्लॉक को, इन सभी चीजों को चेक करने के लिए डीएसओ मशीन का यूज करते हैं हम लोग। और इसको प्रॉपर सेटिंग के लिए आप देखिए, प्रॉपर इसकी वीडियोस अब आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो सारी चीजों को देख करके आप कंफर्म कर सकते हैं किस तरीके से इसको यूज करना। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो एक हमारे पास ये मल्टीमीटर भी है, जो मेट्रो क्यू का मल्टीमीटर है। और इस मल्टीमीटर को जनरली अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज को चेक करने के लिए, एम्पियर को चेक करने के लिए, इन सभी चीजों को, और मल्टीपल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का हम लोग यूज करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अगर हम बात करें छोटे छोटे कंपोनेंट्स की, तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये हमारा मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो इस कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने के लिए आप एसएमडी मशीन का यूज कर सकते हैं। एसएमडी मशीन के जरिए हम किसी भी कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपको एसएमडी मशीन और आयरन इन दोनों का होना जरूरी होता है, जिसको इन दोनों के मदद से आप कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये हमने जाना इस मशीन के बारे में। देन और भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक बायोस प्रोग्रामर है जो RT809F हमारे पास ये प्रोग्रामर है। इस प्रोग्रामर के जरिए आप जान सकते हैं कि बोर्ड में बायोस चिप को किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे, कैसे उस चिप को प्रोग्राम करना है, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा है आईओ प्रोग्रामर, जिसमें आपको हम बताते हैं कि आईओ चिप को किस तरीके से आपको प्रोग्राम करना होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आईओ प्रोग्राम को किस तरीके से यूज करना। देन आईओ प्रोग्रामर के जरिए आप जानते हैं कि आईओ प्रोग्राम करने के लिए हम कैसे पता करें बोर्ड में कि कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल है और कौन सा आईओ नॉन प्रोग्रामेबल होता है। तो मैं बता दूं कि सिंपली वर्बली आपको बताता हूँ, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा। ये 4th जनरेशन के बाद जितना भी लैपटॉप आता है उस सभी का आईओ जो होता है वो प्रोग्रामेबल होता है ऑलमोस्ट, और इसके जरिए आप आईओ को प्रोग्राम कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी चीजें हम एडवांस में क्या कराते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं बोर्ड में, जैसे कि देखिए ये हमारे पास कुछ लेटेस्ट मदरबोर्ड है जिसके अंदर क्या होता है कि एसओसी चिप होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ये हमारा जो सिंगल चिप लगा होता है बोर्ड में, यानी अगर देखें तो बोर्ड में एक जो मेन चिप जो होता है एक ही चिप होता है जो बड़ा वाला चिप लगा होता है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो है सिंगल चिप है, तो ये यानी एसओसी का बोर्ड होता है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि 90% मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, जो एसओसी का बोर्ड होता है, चिप शॉर्ट होता है, डायरेक्टली मदरबोर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ये बोलते हैं कि नॉन रिपेयरेबल है, तो ये रिपेयर नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे सभी बोर्ड रिपेयर होते हैं। तो इस चिप को भी चेंज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, सबसे पहला चिप को अगर चेंज करना है तो इसके लिए आपके पास एक्सटेंसिल होना चाहिए, आपके पास एक्सटेंसिल उसका बॉल साइज होना चाहिए, एक्सटेंसिल होल्डर होना चाहिए, देन वीजे मशीन होना चाहिए। तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास है, ये हमारे पास जो है एक्सटेंसिल होल्डर है जो अलग अलग जनरेशन के बोर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। 8 जनरेशन से लेकर के आपके पास यानी 6 जनरेशन, 4th 5th सारे जनरेशन का हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंसिल होल्डर अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जनरली मैं आपको दिखाता हूँ 6th और 7th जनरेशन का एक हमारे पास ये इसी में होल्डर है। और जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो और भी हमारे पास 11 जनरेशन, 9 जनरेशन, ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। अलग अलग टाइप का हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। देन ऐसे ही आपके पास जैसे मैंने दिखाया तो वो एक्सटेंसिल होल्डर था। देन चिप को रिवॉल्व करने के लिए और भी हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक्सटेंसिल होना चाहिए। तो ये हमारा एक्सटेंसिल होता है, और एक्सटेंसिल के ऊपर मेंशन होता है कि इसमें ऊपर बॉल कौन सा साइज का बॉल लगेगा, तो सारे चीजों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। देन यहाँ पर देखेंगे तो बॉल साइज भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अलग अलग टाइप का बॉल आता है। जैसे कि देखेंगे तो अलग अलग टाइप के बॉल्स आते हैं। तो ये सारे हमारे पास बॉल्स हैं जो अलग अलग सीपीयू के अंदर लगता है। जैसे 6 जनरेशन, 7 जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो 0.45 mm का लगता है, और बाकी बार 0.35 mm का लगता है, जिसके अंदर 8 जनरेशन और 9 जनरेशन के अंदर यूज करते हैं। ये सारे बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी पुराने मॉडल के कुछ एक्सटेंसिल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें ICH, PCH के लिए हम इसका यूज करते हैं, बट लेकिन ये काफी ओल्ड हो चुका था, अब इसका यूज नहीं होता था। बाकी PPD के लिए PPD से यूज करते थे, उस समय PPD इसके अंदर लगाते थे, देन बॉल बनता था। तो इसका यूज तो मार्केट में खत्म हो चुका। देन अगर हम बात करें दूसरी, तो यहाँ पर है हमारे पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर मशीन, जिसके जरिए हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो मशीन होता है, तो अल्ट्रासोनिक मशीन में जितने भी बोर्ड्स आते हैं हमारे पास, मल्टीपल जैसे बोर्ड आते हैं, स्क्रैप वाले बोर्ड हैं, काफी उस पर डस्टिंग होता है, तो वो सारी चीजें क्लीन नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में आप अल्ट्रासोनिक मशीन के जरिए बोर्ड के ऊपर जितने भी डस्ट लगे होते हैं उन सारे डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से इसका बोर्ड का वॉश हो जाता है, जिसके बोर्ड को निकाल करके फिर ओवन मशीन में डाल के प्रॉपर तरीके से सुखा करके देन उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं वीजे मशीन की। तो वीजे मशीन में जैसे आपने देखा कि वीजे मशीन को रिपेयर, वीजे चिप को निकालने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटेंसिल होल्डर होना चाहिए, और आपके पास एक्सटेंसिल होना चाहिए, बॉल साइज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। देन बात करते हैं वीजे मशीन। तो अब वीजे मशीन का बेसिकली यूज क्या होता है, ये जो हमारा मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड को अगर इस चिप को अगर निकालना होता है तो जनरली हम मल्टीमीटर, जनरली एसएमडी से हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि एसएमडी से निकालने के बाद ये चिप जो होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि काफी टेम्पर होने के बाद ये चिप खराब हो जाता है। तो डायरेक्टली हम वीजे मशीन पे हम इसको लगाते हैं बोर्ड को, और बोर्ड को निकालने के बाद प्रॉपर तरीके से ये इसका ट्रे होता है, जिसमें आपको बोर्ड को क्या करना होता है, सिंपली होल्ड करना होता है। होल्ड करने के बाद देन इसको हीट करना होता है मशीन के जरिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके नीचे के साइड से भी हीट होता है, यानी बॉटम से भी होता है और टॉप से भी होता है। तो दोनों तरफ के टेम्परेचर जब लगता है तो इजिली ये चिप जो है हमारा बाहर आ जाता है, और देन उसके बाद रिवॉल्व करना होता है। तो रिवॉल्व करने का प्रोसेस है, तो प्रॉपर क्लास के अंदर आपको सारी चीजें बताया जाता है कि कैसे रिवॉल्व करना है। देन इसके बाद जो होता है हमारे पास इतना ही कंप्लीट नहीं होता, बायोस प्रोग्राम करने के बाद देन उसके बाद बायोस एडिटिंग भी होता है। तो बायोस को किस तरीके से एडिटिंग किया जाता है उन सभी चीजों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। देन आपके पास स्कीमेटिक किस तरीके से रीड करना है, बोर्ड व्यू कैसे यूज करना होता है, ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, यानी ग्राफिक को नॉन ग्राफिक कैसे बनाते हैं। काफी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, उन सारे चीजों का देखते हैं, लोग नहीं बना पाते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ग्राफिक को आप नॉन ग्राफिक भी बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।